तो ये आपकी इसकी चौथी प्रॉपर्टी थी। अब इस चौथी प्रॉपर्टी का एक ना एक्सपेरिमेंट एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, जो साइड में मैंने बना रखा है। उसमें देखिएगा ऐसा है कि हमने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ले ली, एक स्टैंड लगा दिया, एक स्टैंड है, एक स्टैंड है। यहाँ से हमने ये एक जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब को फिक्स कर दिया। टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमने एक रबर कॉर्क लगा दी। रबर कॉर्क लगा दी। अब रबर कॉर्क में हम क्या करेंगे, रबर कॉर्क लगाने के बाद में हमने ना रबर कॉर्क में बारीक सा हमने होल छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, और यहाँ से ऐसे और ऐसे, इसको बोल देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। और यहाँ पर हमने क्या करा, एक कंटेनर रख दिया, और इसके अंदर हमने भर दिया सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन इसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए जिंक के। जिंक ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे पीसेस, वो हमने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए और डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। अब आप ये देखिएगा कि क्या होगा कि जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 और इनका जैसे ही रिएक्शन चालू होगा, तो रिएक्शन चालू होते ही जब ये मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पर सॉलिड के फॉर्म में क्या बन जाएगा, ZnSO4। ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बन जाएगा। जिंक सल्फेट के साथ साथ यहाँ पर H2 गैस ये इवॉल्व होगी। H2 गैस इवॉल्व होगी तो वो गैस जो है, गैस के वेपर्स जो है वो इधर जाएंगे इसमें, और वेपर्स को हमने इधर से पूरी तरीके से सील पैक बंद कर रखा है इसको। ये रबर कॉर्क लगा दी, रबर कॉर्क में से हमने इतना बस होल वाली जगह छोड़ी है, वो भी बिल्कुल टाइटली पैक्ड है कि वो इस डिस्चार्ज ट्यूब से कनेक्टेड है। और डिस्चार्ज ट्यूब से जितने भी वो जो है, जो गैस है यानी कि हाइड्रोजन गैस है, वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है। अब सोप सॉल्यूशन जो है, सोप सॉल्यूशन यहाँ पर लगाने का क्या पर्पस था हमारा, आप ये देखिएगा कि जैसे कभी आपने बचपन में फ्रूटी पी हो ना, तो फ्रूटी में अगर उल्टा फूंक मारते तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ आती है उसमें। ठीक है, तो वो रीज़न क्या है कि आप गैस का फ्लो कर रहे हैं, लिक्विड की तरफ आप गैस का फ्लो कर रहे हैं। तो आपने ये लिक्विड था सोप सॉल्यूशन, इसमें आपने गैस का फ्लो करा। अब मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी होता या कोई और लिक्विड होता, तो उसमें वो गुड़ 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 की बस वो आवाज़ आती, तो वो आवाज़ तो हर गैस में आएगी। आप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड डालो, आप यहाँ पर ऑक्सीजन डालो, नाइट्रोजन डालो, कोई भी गैस डालिए किसी लिक्विड में, तो उसमें आवाज़ आएगी। लेकिन आपने सोप सॉल्यूशन लिया, सोप सॉल्यूशन लेने से होगा क्या कि वो जो है ना, जब भी कभी किसी सोप सॉल्यूशन में फूंक मारते हैं तो वो बबल्स बनकर बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बबल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से बबल्स बनकर यहाँ से निकलना शुरू हो गए, बुलबुले बाहर निकलना शुरू हो गए। अब जब वो बाहर निकलना शुरू हो गए तो ये कहेंगे अरे भाई ये जो बबल्स हैं, बबल्स क्या होता है, बबल्स क्या होता है, जैसे लिक्विड जो है, जो ये सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन की एक फिल्म बन जाती है, उस फिल्म के अंदर गैस भर जाती है। अब वो गैस तो कोई भी भर सकती है, तो हमने कहा कि नहीं नहीं ये हाइड्रोजन गैस ही है। वो कैसे पता चला कि हम इसके पास एक बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे, हम इसके पास एक बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे, और जो बर्निंग कैंडल है ये क्या होगी, ये इसको बर्निंग कैंडल में इट बर्न्स
with a pop sound. Burns with a pop sound. It burns with a pop sound. Pop, ऐसी आवाज़ होती है, ठीक है। तो इस तरीके की आवाज़ होती है जब भी आप यहाँ पर एक कैंडल लेकर आते हैं, तो कैंडल लाने से ऐसी आवाज़ होती है और ये फूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। कैंडल को अगर आप किसी और उसके पास में किसी और गैस के अगर बबल्स को आप बबल्स के पास अगर कैंडल लेकर आएंगे तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि बुझ सकते हैं, ठीक है ना, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड, ठीक है, ये होता है। सही लिटिल एक्सप्लोजन जो बनाती है क्या? हाँ, हल्का सा एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन वही फूट जाता है, फूटना इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब बॉम्ब ब्लास्ट है, लिटिल, ठीक है ना, हाँ वो लिटिल भी मतलब, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद आप ये देखिएगा, फिर मैं आऊँगा पेज नंबर 8 पर आ जाइए, प्रॉपर्टी नंबर 5। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अच्छा, आप सभी के स्कूल फर्स्ट से खुल रहे हैं? 30 ना? हाँ तो फर्स्ट ही समझो ना, 30। अच्छा, उस दिन पेपर भी है, कौन सा? साइंस का ही है। क्या क्या आ रहा है? और लाइफ प्रोसेस तो हो ही चुका है। कुछ पूछना हो तो बताना। वैसे मैं कल सुबह से या फिर परसों सुबह से, अभी कल का कंफर्म नहीं है, लेकिन सुबह जो है, सुबह में आपको लाइट जो है, अब लाइट रिवाइज करवाना शुरू करो। लाइट 7 बजे, 7 बजे कल से या फिर रोज ही डाल रहा हूँ मैसेज, आज भी डाल रहा हूँ। सर आज थोड़ा जल्दी डालेंगे। हाँ सर, जब सुबह उठ कर एक बार बताओ, जब रात में जल्दी सो गए तो सुबह जल्दी नहीं उठे तुम? अरे सर मैं 7 बजे उठा था, पर मेरे पास फोन लॉक हो चुका था उस वक्त। लोग पता नहीं अनलॉक नहीं होता वो? अरे सर अनलॉक होता है, पर पता नहीं सर क्या हुआ, वो लॉक हो गया था। सर गलत टाइम का किया, गलत टाइम लग गया होगा। चलिए, लॉक हो गया था वो मतलब स्क्रीन वगैरह सब ब्लैंक हो गई, एकदम गायब, बंद नहीं हो सर, गई। बस उस पे आया था कस्टमर केयर बस, और ईमेल आईडी आई थी सर, बस वही आ रहा था। हाँ हाँ, सुबह 7 बजे गिरा। हाँ? आज एक तो वो आया था लड़का जो नया आया ना, नहीं पुलकित, अच्छा आपके बैच में नहीं, दूसरे बैच में। एक तो वो आया था, अरे वो जिसके लंबे लंबे से बाल हैं, जो सर पढ़ से पीछे बैठा था मेरे, शायद। हाँ निकल। हाँ, जो सवाल तो मालिक कल तेरे मॉर्निंग जो भी है पुलकित नाम पता है मेरे को। सर कल हो गया तो टेस्ट टेस्ट देने नहीं सो गए। एक तो शशांक है, ये शशांक तो तुम अच्छा मैं कंप्यूटर मैं नाम ही भूल गया उसका। लक्ष्य है, एक तो लक्ष्य ब्रेव आर्ट से आता है। कुछ कह रहे थे? सर कुछ मत टाइम करना 7 बजे के ये सुबह 7 बजे का ही सबसे अच्छा टाइम है, हाँ, और सर, 7 मुझे बजे इतनी गर्मी रहती है तो पूछो मत। और उसके बाद तो मेरे पास एक और फैसिलिटी भी है, मैं सुबह 6 बजे फ़ोन भी कर देता हूँ, ठीक है ना, अगर ऐसा, ये बढ़िया है। और तुम्हें भी कर दूँगा। सर नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, बस आप मैसेज कर देना, उठ जाता हूँ मैं। नहीं अब नौबत नहीं आएगी ना। पता ही है, सुबह सर आप क्लास में रखोगे इसको 7 बजे के तो खड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं मैसेज कर दूंगा, और अगर किसी दिन क्लास नहीं भी होगी तो भी मैं मैसेज कर दूंगा, और मैसेज नहीं करा या मैसेज कर दिया तो भी तुम्हें तो फ़ोन करके बता दूंगा। चलिए जी, 5वां प्रॉपर्टी इसका देखिएगा। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स, एसिड्स रिएक्ट विद metal carbonates
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, carbonates to form carbon dioxide gas. To form carbon dioxide gas. अब देखिएगा ऐसा होता है कि एसिड्स जो है वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। और जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या होगी वो देखिएगा, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसी तरह से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, यहाँ पर भी यही सेम चीज मिलेगी, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखिएगा इसमें ऐसा होता है, दोनों में मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, इसमें भी सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, इसमें भी सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब देखिएगा दोनों में अंतर क्या है, अंतर क्वांटिटी का आएगा, एक में क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा बनती है, एक में क्वांटिटी थोड़ी सी कम बनती है। अब जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2-, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं सोडियम का एग्जांपल लूँ तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1+, ठीक। मैंने उल्टा लिख दिया, कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में लिखा जाता है, तो ये क्या बन जाएगा Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और इसका रिएक्शन करवा दिया जाता है HCl के साथ, HCl के साथ रिएक्शन करवा देंगे। इसका रिएक्शन HCl के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ये हमको मिल जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आप जैसे बैलेंस करके देखेंगे, तो सोडियम का इधर कितने एटम है, सोडियम के 2 हैं, इधर 1 है, तो बैलेंस करोगे तो 2 लगा देंगे। और कार्बन का इधर 1 एटम है, इधर भी कार्बन का 1 एटम है, बैलेंस है। ऑक्सीजन के 3 है, ऑक्सीजन के 2 इधर और 1 इधर, 2 और 1 3, बैलेंस है। हाइड्रोजन का 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के 2 है, तो +2 लगा दो, हाइड्रोजन बैलेंस। क्लोरीन के भी 1 2 2 और क्लोरीन के तो 1 2 2 पहले ही हो चुके, तो ये पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। उसके बाद जैसे हमने कार्बोनेट देखा, कार्बोनेट की वैलेंसी 2- है, इसी तरीके से हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी होती है HCO3 1-, ठीक है, HCO3 1-, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी होती है। अब इसमें क्या होगा कि जब इसका कॉम्बिनेशन सोडियम के साथ कराएंगे तो इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो NaHCO3 लिख देंगे सीधा सा, पहले Na फिर HCO3, इसकी वैलेंसी इसके साथ लिखने का कोई मतलब नहीं, 1 का कोई मतलब नहीं, और इधर भी 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, वैलेंसी पलट कर लिखी जाती है, इसकी उसके साथ, उसकी इसके साथ, ऐसे। तो NaHCO3 प्लस HCl gives NaCl प्लस CO2, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर जरा इसको बैलेंस करके देखिए, इधर देखिए बैलेंस है कि माउस वाले बोर्ड को निकाल लीजिए।
बैलेंस्ड है, ठीक है। चलिए जी, तो इसमें ना देखिए क्या कहते हैं, ये जो है द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क एफरवेसेंस, द रैपिड एस्केप ऑफ स्मॉल बबल्स ऑफ गैस फ्रॉम द लिक्विड। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि जब भी Na2CO3 में HCl हम मिलाते हैं ना, तो जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर ना झाग बनने लगते हैं, ठीक है। वो झाग बनकर ऐसा लगता है कि वो झाग बनकर धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, इस तरीके से होता है। दैट इज कॉल्ड ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है। एफरवेसेंस का मतलब झाग, ब्रिस्क का मतलब खूब सारे झाग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ये आपका NaHCO3 है, NaHCO3 इसको NaHCO3 plus HCl gives NaCl plus CO2 plus H2, ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। तो acids react with carbonates and hydrogen carbonates to evolve carbon dioxide gas. This carbon dioxide gas reacts with lime water यानी कि calcium hydroxide solution as follows। अब इसमें ना ऐसा होता है कि जब भी कभी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनने का हमारे पास सिर्फ एक चेक करने का कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है या नहीं है, तो उसका एक टेस्ट होता है कि हम लाइम वाटर के थ्रू उसको पास करा देते हैं, और लाइम वाटर को तो मिल्की बना देते हैं, मिल्क में मतलब मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? इधर से हमारे पास ये CO2 है, हमने क्या किया, ये OH ओल्ड वॉइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने CO2 गैस पास करा दी। तो CO2 गैस पास कराने पर ये क्या बन जाएगा, CaCO3 plus H2, ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2, ठीक है। द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, if excess of carbon dioxide gas is passed through lime water, then the white precipitate form first dissolves due to the formation of a soluble salt, calcium hydrogen carbonate, and the solution becomes clear again। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे CaOH ओल्ड वॉइस में आपने बस जरा सी कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई, तो CaCO3 plus H2 बन जाएगा। लेकिन अगर आप रुके ही नहीं और आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास ही कराते चले गए, तो क्या होगा कि ये जो वाइट कलर का सॉल्यूशन बना था, ये वाइट ना रहकर ये फिर से क्लियर हो जाएगा। क्लियर मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करा कि ये जो बना था CaCO3 plus H2, इसमें जरा सी कार्बन डाइऑक्साइड के इसके साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक, तो CaCO3 plus H2O बन गया। लेकिन अब आपने क्या करा कि आपने CaCO3 plus H2O इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड और पास करा दिया, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड और पास करा दिया। तो और पास कराने के बाद में फिर ये आपका तैयार हो जाएगा CaHCO3 होल्ड वॉइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और ये होता है क्लियर सॉल्यूशन, ये वाइट होता है ऊपर वाला, ये होता है वाइट प्रेसिपिटेट, PPT प्रेसिपिटेट मतलब जो डिपॉजिट हो जाता है, जो टेस्ट ट्यूब में नीचे डिपॉजिट हो जाता है वाइट कलर का, तो वो तो हो गया CaCO3। और CaHCO3 होल्ड वाइस इज अ क्लियर सॉल्यूशन, ट्रांसपेरेंट क्लियर सॉल्यूशन होता है। क्लियर है, समझे? अच्छा जी, तो ये जो दोनों टेस्ट थे, ये दोनों टेस्ट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के थे कि जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस हुई है या कोई और। तो हमें ना एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि गैस जो हमारा जो 10th क्लास का जो सिलेबस है, और 10th क्लास के सिलेबस में केमिस्ट्री में सिर्फ दो ही तरीके की गैसेस लिबरेट होगी, प्रोड्यूस होगी, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस अगर प्रोड्यूस होगी तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ठीक है, जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट में देखा था, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर प्रोड्यूस होगी तो उसको चेक करने का क्या तरीका है कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, लाइम वाटर को वो वाइट कलर का बना देती है। उसके बाद फिर इसमें एक प्रैक्टिकल चीज़ बताई गई है आगे। इफ़ समवन, ये पेज नंबर 9 पर होगा, इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, वी कैन सजेस्ट टेकिंग बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एज रेमेडी। तो हम उसको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ले लीजिए रेमेडी के तौर पर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, तो देखिएगा, दिस इज बिकॉज बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच रिएक्ट्स विद एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड in the stomach and neutralizes it. This gives relief to the person suffering from acidity. तो हमें ये याद रखना है, क्योंकि हम एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें ये याद रखना है कि एसिड जो है, एसिड की एसिडिटी को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, उस पर बेस डाल दीजिए, ठीक है। जो एसिड है, एसिड और बेस ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। कि एसिड जो है, अगर मान लीजिए आपने कोई कड़वी चीज़ खा रखी है,
ठीक है, अगर आपने कोई कड़वी चीज़ खा रखी है और आपका मुंह एकदम ख़राब हो गया तो तुरंत से खट्टी चीज़ खा लो, आपके मुंह का स्वाद एकदम न्यूट्रल हो जाए। जैसे अभी आप नॉर्मली बैठे हुए तो नॉर्मली आपने कुछ अभी खाया नहीं है, तो नॉर्मली आप बैठे हुए तो आपके मुंह में कोई स्वाद नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल न्यूट्रल है आपका माउथ अंदर से। तो आपने कोई कड़वी चीज़ खा ली तो कड़वी चीज़ को उसकी कड़वाहट खत्म करने के लिए, अपने मुंह की कड़वाहट खत्म करने के लिए जरा सा अचार खा दो। अचार में एसिड होता है, वो एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, और यही प्रॉपर्टी एसिड और बेस की इस चीज़ पर यूज़ करी जाती है कि एसिड इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं तो उनके सबके जो पॉकेट होती है, वो वो पूरा एक प्रॉपर सूट पहनकर वो काम करते हैं, बॉयलर सूट बोलते हैं उसको, तो वो जो सूट है वो ऐसा होता है कि बाई चांस गलती से अगर उस पर कहीं एसिड वगैरह गिर भी जाए तो उससे नुकसान नहीं होगा, है ना। जो भी ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है उसकी स्किन सेफ रहेगी। लेकिन उन सबके जो पॉकेट है उसमें पाउच होता है, उस पाउच के अंदर बेस भरा रहता है कि अगर गलती से भी किसी के हाथ पर या चेहरे पर कहीं भी एसिड गिर जाए तो वो फटाफट उस पाउच को एकदम से मुंह से खोलते हैं और उस अपने हाथ पर लगा लेते हैं। तो एसिड जला ही नहीं पाता, बेस एकदम उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है ना। तो ये मतलब बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है कि एसिड, नहीं तो एसिड अपने आप में बहुत खतरनाक होता है, नहीं तो एसिड में फिर कोई काम ही ना करे, ठीक है। बैटरी की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी क्योंकि बैटरी की इंडस्ट्री तो पूरी एसिड पर ही काम करती है। तो अब आप ये देखिएगा कि सिमिलरली अदर मिनरल एसिड्स लाइक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म मेटल सल्फेट्स, ठीक है। तो जैसे हमने अभी यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है, यहाँ पर बस एक एसिड का एग्जांपल लिया HCl का, तो HCl में क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना। अगर मान लीजिए मैं दूसरा एसिड ले लेता हूँ H2SO4, तो H2SO4 में क्या बनेगा, सल्फेट, सोडियम सल्फेट, क्योंकि उसमें SO4 है, SO4 का मतलब सल्फेट। अगर मैं HNO3 ले लेता हूँ, नाइट्रिक एसिड ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा, नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। तो तीन ही तरीके की चीज़ें बनती हैं, आइदर HCl है तो क्लोराइड बनेगा, H2SO4 है तो सल्फेट बनेगा, और HNO3 है तो नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। तो ये होता है। तो अब अगर मान लीजिए आपने खाना खा लिया, कुछ स्वाद में ज़्यादा खा लिया, है ना, अब अंदर जो है जलन हुए जा रही है, ठीक। तो जब जलन होती जा रही है, असल में दो तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर हम बहुत देर से भूखे हैं तो भूख की वजह से भी जलन होती है। अब वो जलन क्यों हो रही है, क्योंकि एसिड तो स्टमक में है ही। अब एसिड को क्या चाहिए, एसिड को कोई ना कोई चीज़ चाहिए जो भी हम खा रहे हैं, तो वो एसिड क्या करता है, एसिड उसको धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है। डाइजेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। तो अब उसको कुछ तोड़ने के लिए मिल नहीं रहा है, तो वो स्टमक की वॉल्स पे टक्कर मार रहा है बार बार एसिड, है ना, ये कुछ मिल नहीं रहा है। और फिर तभी आप कहते हैं कि पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं, और मेरे को भूख लग रही है, इसका भूख लग रही है, तो अब हमने खाना खा लिया। तो जब ज़्यादा भूख लगती है तो इंसान भूख में ज़्यादा खाना खा लेता है। अब इतना ज़्यादा खाना खा लिया तो इतना तो एसिड भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, ये जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि जो लिवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, और गॉल ब्लैडर के अंदर वो जो एक्सेसिव बाइल जूस होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, उसको स्टोर कर देते हैं कि भाई अगर इमरजेंसी कंडीशन यही है कि अब इंसान ना शादी में चला गया, तो शादी में आप बाहर से तो इंसान बहुत खुश है, लेकिन पेट के अंदर इमरजेंसी का अलर्ट बज गया, सायरन बज गया है कि भाई अभी यहाँ पर आया, अभी ये गोलगप्पा भी खाएगा, गुलाब जामुन भी खाएगा, आइसक्रीम भी खाएगा, सब कुछ खाएगा अभी, ठीक है, और उसके ऊपर से कोल्ड ड्रिंक भी पी लेगा, ठीक है। तो स्टमक के ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं कि भाई अब हमें ज़रा लड़ने के लिए तैयार रहना है। तो क्या होता है कि वो जो एक्सेसिव एसिड होता है वो वहाँ से गॉल ब्लैडर से बाहर निकल जाता है और स्टमक में भेज देता है कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है। तो वो उसको खाना मिल जाता है बहुत सारा डाइजेस्ट करने के लिए, अब बहुत लगा पड़ा है उसको, लेकिन खाने को टाइम लगता है ना डाइजेस्ट होने में। अब आप इतना मोटा पेट फुला कर घूम रहे हैं कि भाई क्या हो गया, जलन हो रही है, ठीक है, चेहरे पर भी अजीब से एक्सप्रेशन बन रहा है क्योंकि जलन हो रही है। तो फिर तभी उसमें क्या होता है, उसमें अगर कहीं पर भी अगर ये बेकिंग सोडा रखा हुआ है तो बेकिंग सोडा को पानी में डालो और फटाफट पी जाओ, ठीक है। मुंह में मत रख लेना, मुंह में रखोगे तो कड़वा इतना लगेगा कि थूक कर परेशान हो जाओगे, इतना कड़वा लगेगा। तो इसलिए क्या होता है कि उसको एक चम्मच लेकर मुंह में डालो, फटाफट पानी से पी गए, तो वो पानी में एक्चुअली सॉल्यूबल होता नहीं है, घुल नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो आप फटाफट से पी जाओगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। और बेकिंग सोडा किचन में, हर किचन में मिलता है, खाने का सोडा हर किचन में मिलता है। और वो बेकिंग सोडा यही है, NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये एसिडिटी रिमूवर का काम करता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक एंड एग शेल्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम केमिकल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। लाइमस्टोन,
लाइमस्टोन यानी कि जो मार्बल का जो पत्थर होता है वो मार्बल। चॉक जिससे लिखते हैं ना ब्लैक बोर्ड पर जो लिखते हैं चॉक। एग शेल्स जो अंडे के छिलके होते हैं वो हार्ड वाले बाहर से अंडा बड़ा हार्ड होता है ना, तो वो जो हार्ड वाला जो उसका जो कवरिंग होती है तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका मतलब ये है कि अंडे के जो छिलके होते हैं वो वेस्ट नहीं फेंकने चाहिए, उनको सबको एक जगह इकट्ठा करो, उनका पाउडर बना लो, पाउडर बनाकर जो है उसको आप चॉक की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, करा जा सकता है सीरियसली। चलिए जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश अ बर्निंग सब्सटेंस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक खास प्रॉपर्टी है कि ये जलते हुए किसी भी चीज़ को बुझाने के काम आ जाता है, ठीक है ना। तो मोमबत्ती अगर जली हुई है तो आप फूंक मार कर बुझा देते हैं। तो फूंक क्यों मार रहे हैं? तो फूंक इसलिए मार रहे हैं कि मुँह से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। हमारे मुँह से जो हम नाक से या मुँह से जो सांस छोड़ते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। जब पसीना आता है तो हम टी-शर्ट ऐसे करके अंदर फूंक मार देते हैं तो हमको बड़ी ठंडक लगती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी ही है ये कि वो कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है कि जलाता है, ऑक्सीजन की जलाने की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब इसी में पेज नंबर 9 में सबसे नीचे आप देखिएगा पॉइंट नंबर 6 है एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस और एल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट में आप चलिए जब पहले बेस पढ़ेगी पहले तो बहुत अच्छा पढ़ेगी है, पहले पढ़ेगी वही लगते एरिया में पर तुम बैठते नहीं हो क्या? नहीं कुछ बोला तो नहीं सूख के रहने राजस्थान तो ऐसे आज तो लाइन आया लो मेरा तो छीन लो मैं खुद जाता हूं। अरे नहीं रखो, मैं सर पूछ जाता हूं। फोन आ जाएगा तेरा, रहने दे, मार देगा तो। मेरा फोन किसका आ रहा है? मैं किससे बात कर रहा हूँ? चलिए अब अगला जो है तो छठी प्रॉपर्टी है एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस और अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड प्लस बेस गिव्स acid plus base gives salt plus water. When an acid is treated with a base, the base neutralizes the acid and destroys its acidity. Therefore, the reaction between an acid and a base to form salt and water is called a neutralization reaction.
तो जब भी कभी किसी एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हैं तो वो जो बेस है वो एसिड की एसिडिटी को ख़त्म कर देता है और जो एसिड है वो बेस की बेसिसिटी को ख़त्म कर देता है। जो एसिड है वो बेस की जो बेसिसिटी है या उसका बेसिक नेचर है वो उसको ख़त्म कर देता है और जो बेस है वो एसिड की एसिडिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो ये जो रिएक्शन है ये कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है। एसिड की प्रॉपर्टी खत्म और बेस की बेस वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें एग्जांपल के तौर पर हमने एक कॉमनली यूज्ड बेस NaOH ले लिया और एक कॉमनली यूज्ड एसिड HCl ले लिया। तो अब होता क्या है कि ये जो Na है ये तो है Na1+ और ये OH है 1-, H है 1+ और Cl है 1-, ये होता है ना। तो ये ऐसा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसा, एक का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ और दूसरे का कैटायन पहले वाले के एनायन के साथ। तो इसका जो कैटायन है ये इसके एनायन के साथ चला जाएगा, तो Na1+ Cl 1-, ये क्या हो गया NaCl प्लस H1+ और OH1- ये हो जाएगा HOH। HOH का मतलब H2O, HOH लिखो या H2O लिखो, है ना, एक ही बात है, ठीक है। ये वाटर हो गया। उसके बाद देखिएगा जो सातवीं प्रॉपर्टी है, सातवीं प्रॉपर्टी भी बिल्कुल छठी प्रॉपर्टी के जैसी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये क्या होगा, सेवंथ प्रॉपर्टी है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड्स react with metal oxides to form salt and water. Acids react with metal oxides to form salt and water. तो एसिड्स जो हैं वो मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, ठीक है। तो एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है जब सॉल्ट और वाटर बनाता है, बेस के साथ, ठीक है। और हम मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स बेस की तरह काम करते हैं और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिड की तरह काम करते हैं, उनकी एसिडिक होती है प्रॉपर्टी। तो एसिड है और एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं हम मेटल ऑक्साइड्स के साथ में। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड metal oxide plus acid gives salt plus water. Metal oxide plus acid gives salt plus water. अब जो ये मेटल ऑक्साइड है ये कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो आप जो आपका मन करे। मेटल आपको पता ही है, मेटल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि मेटल जो है वो कैटायन बनाते हैं। जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यानी कि जो भी एलिमेंट जो कैटायन बना रहा है वो क्या है, वो मेटल है, ठीक है। तो मेटल का ऑक्साइड तो हमने क्या लिया है, एग्जांपल के तौर पर ले लिया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर एक मेटल है तो CuO ले लिया हमने, CuO कॉपर ऑक्साइड, और इसका रिएक्शन किसी एसिड के साथ में करा दिया, HCl के साथ करा दिया, HCl के साथ करा दिया। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ये काम करेगा। कॉपर की वैलेंसी 2+, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-। अब ये जो कॉपर है ये वाला कैटायन ये इस वाले आयन के साथ जुड़ जाएगा, तो कॉपर की वैलेंसी 2 है, ये Cl के साथ चली जाएगी, Cl की वैलेंसी 1 है, ये कॉपर के साथ, तो Cu1 तो लिखा नहीं जाता, तो CuCl2, ठीक है। तो ये हो गया CuCl2। फिर H की वैलेंसी O के साथ और O की वैलेंसी H के साथ, तो H2O, CuCl2 प्लस H2O, ये हो गया CuCl2 प्लस H2O। अब आप देखिएगा तो मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड का मतलब बेसिक ऑक्साइड मतलब बेस है ना। ऐसे ही अगर एसिडिक ऑक्साइड आ जाएगा तो फिर वो सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड आ जाएगा तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, हाँ जी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, अभी तो हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ पर ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हाँ, तो
रिएक्शन भी आ सकती है। एक्चुअली बड़े बड़े आते हैं क्वेश्चंस, मतलब देखने में बड़े लगेंगे लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा सा होगा, समझने वाले होंगे। मैं करवाऊंगा इसको। जैसे अभी हम करेंगे ना एसिड्स की प्रॉपर्टीज खत्म होगी तो एसिड्स के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर बेसिस की प्रॉपर्टीज, फिर बेस के क्वेश्चन। हाँ फिर सॉल्ट की सर जो सॉल्ट है जैसे मतलब ये जितने भी रिएक्शन को दिखाया कराया आपने मतलब इसमें सॉल्ट जो दो चीज़ों से बना है, जैसे एक कैटायन चाहिए और एक एनायन चाहिए। जैसे सर 6 पार्ट इसमें एसिड प्लस बेस सॉल्ट करना है सॉल्ट तो बस, और 7 पार्ट में आप ये देखो 5वें में भी यही है, अब सब एसिड और मेटल कार्बोनेट, तो सॉल्ट बनेगा यहाँ पर, उसके साथ में बस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और आ रहा है। तो आपको यही लॉजिक लगाकर बस याद करना है, ठीक है। शुरुआत की जो 3 प्रॉपर्टीज़ है तो वो तो आसान ही है कि एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एक होता है कि एसिड जो है दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एक होता है एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि जितने भी मेटल है, मेटल जो है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो एक तो सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ बनेगी हाइड्रोजन गैस। चौथी प्रॉपर्टी की 5वीं प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है कि जब भी कभी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो पहला सॉल्ट बनेगा और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा, ठीक है। उसकी जो छठी प्रॉपर्टी है वो है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। अब मैं अगला देख रहा हूँ, तो भी सॉल्ट और वाटर बनेगा। Just like metal oxides, the metal hydroxides are also basic in nature. Metal oxides की तरह metal hydroxides भी basic होते हैं नेचर में। The acids also react with metal hydroxides to form salt and water. ठीक है, metal hydroxide, sodium is a metal और OH is sodium का hydroxide हो गया, तो ये भी basic होता है नेचर में। तो and the reaction between an acid and a metal hydroxide is also a kind of neutralization reaction. तो कभी भी किसी भी एसिड के और मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस के बीच के जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे हम इसी में अभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशिया कोई जगह नहीं है कि वहाँ से मिल्क आ रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहना है, ठीक है ना। तो क्या है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल देते हैं, क्योंकि उसका जो कलर है वो दूध के जैसा वाइट होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया, ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ हाइड्रोक्साइड OH, इसकी वैलेंसी 1-, 1 तो इसके साथ आ जाएगा, 2 इसके साथ आ जाएगा, क्या हो गया MgOH होल ट्वाइस। दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और ये भी जो है ना, ये भी बेस है और इसको डायरेक्टली पिया जा सकता है, इसको डायरेक्टली पिया जा सकता है, एसिडिटी से रिलीफ देने के काम करता है ये। तो देखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड टू रिमूव इंडाइजेशन ड्यू टू टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक एंड इट इज अ मेटल हाइड्रोक्साइड कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर, इट रिएक्ट्स विद एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइजेस इट। तो ये जो हमारे स्टमक में एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू ओवर ईटिंग या ड्यू टू स्टारवेशन, कि हम भूखे हैं, तो उसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीट हो रहा है बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, तो उसको शांत करने के काम भी आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। डाइजीन होता है ना, डाइजीन का सिरप, डाइजीन के सिरप में आप इंग्रेडिएंट्स में देखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही लिखा रहता है, ब्रैकेट में लिखा रहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेज नंबर 11 पर देखिए, ये सभी को पता है ये वाली प्रॉपर्टी, ये एसिड्स है कोरोसिव नेचर, एसिड्स का कोरोसिव नेचर होता है। कोरोसिव मतलब किसी भी चीज़ को जला देता है, गला देता है, खराब कर देता है। द मिनरल एसिड्स कॉज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल्स लाइक क्लोथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर्स, स्टोन वर्क, सो दे आर सेड टू बी कोरोसिव। किसी कपड़े पर गिर जाए, किसी पत्थर पर गिर जाए, किसी वुड पर गिर जाए, कहीं पर भी गिर जाए, तो उसको जला देता है एसिड, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि उनका जो नेचर है वो बड़ा कोरोसिव है, मतलब खराब कर देने वाला नेचर है, सड़ा देता है किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉल्स एक्सीडेंटली ऑन स्किन, क्लोथ्स और वुड, इट कॉजेज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन, इट कट्स होल्स इन द क्लोथ्स, क्लोथ्स में छेद हो जाते हैं, एंड बर्न्स द वुड, और वुड को तो जला ही देता है, बिल्कुल जला देता है। तो एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड।
कोरोड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को गला देना, खराब कर देना। अच्छा, एक मिनट कर दिया पेज। हाँ, एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स बिकॉज दे ग्रेजुअली corrode and eat up the metal container. So acids are stored in containers made of glass and ceramics because they are not attacked by acids. तो अगर किसी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी कि अगर किसी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है, साथ में सॉल्ट बन जाता है। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए हम किसी मेटल के कंटेनर में एसिड को रख दें तो एसिड क्या करेगा? वो तो उस मेटल को कोरोड करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो मेटल के कंटेनर में कभी भी मार्केट में चले जाना, किसी भी शॉप में चले जाना, विनेगर या तो प्लास्टिक की बोतल में मिलेगा या फिर कांच की बोतल में मिलेगा, क्योंकि विनेगर इज एसिटिक एसिड। तो वो कभी भी आपको किसी टिन के कंटेनर में नहीं मिलेगा या लोहे के कंटेनर में नहीं मिलेगा, स्टील में भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप चले जाना किसी भी बड़े से बड़ी दुकान पर चले जाना, वहाँ पर जाकर देखना भैया अचार देखने मेरे को, तरह तरह के अचार लगे होंगे, हर तरीके का अचार लगा होगा, ये अचार वो अचार, लेकिन सब या तो कांच की बोतलों में होंगे या फिर प्लास्टिक की बॉटल्स में होंगे, कोई भी मेटल के कंटेनर में नहीं होगा। क्यों? रख कर देख लो मेटल के कंटेनर में। अगर कोई पुरानी चम्मच रखी हो ना घर में, जो जैसे चम्मचों का सेट होता है, कोई 6 का सेट होता है या 12 का सेट होता है, ठीक है, तो अगर कोई सेट के अलावा की कोई चम्मच है, या चलिए छोड़िए, सेफ्टी पिन तो बहुत छोटी सी चीज़ है ना, स्टील की बनी होती है, तो एक किसी कांच के उसमें कंटेनर में लेना अचार, और अचार में सेफ्टी पिन डाल देना, और 1-2 दिन बाद देख लेना सेफ्टी पिन जगह जगह से टूट गई होगी, ठीक है ना। उसको साफ भी करके देखोगे, जगह जगह से टूट गई होगी, जंग लग जाएगा उसमें, खराब हो जाएगा, टाइम लगता है ना। ग्रेजुअली दे ईट अप मेटल, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। सेरामिक्स ये होते हैं जो जिसमें जो कप होता है ना, वाइट कलर का जो वो होता है सेरामिक, दैट इज वो, कि अगर आप उस कंटेनर में रखेंगे, सेरामिक के कंटेनर में रखेंगे तो भी कोई ख़राब नहीं होगा। जो एक कप होते हैं ना, अरे जिसमें चाय पीते हैं, हाँ वो वाले कप, हाँ कौन से कप है? स्टील के कप। Similarly, the strong bases or alkalis such as sodium hydroxide are also very corrosive and they attack and destroy our skin. तो जो बहुत ज़्यादा strong bases होते हैं, alkalis होते हैं, वो भी हमारी स्किन तक को खराब कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही कर लीजिए, और मैं आपको 10:30 बजे तक मैसेज कर दूँगा तो कल सुबह क्लास में। सर, हाँ सर नाइट्रोजन तो ऐसे नहीं होता। नहीं, नाइट्रोजन तो गैस है। हाँ सर, गैस है सर, पर वो बहुत चिल्ड होती है ना, पर सर अपना